हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSY सीटेट एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो कि प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। उपचारात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य है, मतलब उपचारात्मक शिक्षण है क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। उपचारात्मक शिक्षक वो होता है, एक होता है नैदानिक परीक्षण। नैदानिक परीक्षण में जो है बच्चा की कमजोरी का पता लगा लिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षा मतलब मेडिकल में उसका इलाज कर दिया जाता है। मतलब बच्चा को जो कमजोरी है, जैसे मैथ पढ़ रहा है, उसको जोड़ नहीं आ रहा, जोड़ में कुछ उसको प्रॉब्लम है, तो उसको पता लगा लिया जाता है, उसके बाद उसका इलाज कर दिया जाता है। तो वही है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थियों की त्रुटि को इंगित करना यह है। नैदानिक परीक्षण में त्रुटि का पता लगाया जाता है, वहीं नैदानिक से रिपोर्ट लेके उपचारात्मक में उसका इलाज कर दिया जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन में विद्यार्थियों की त्रुटि का आकलन। थर्ड नंबर ऑप्शन है विद्यार्थियों की त्रुटि का मूल्यांकन। फोर्थ नंबर ऑप्शन में है विद्यार्थियों की त्रुटि का संशोधन। उपचार में बच्चे का उपचार कर दिया जाता है, मतलब एक तरह से मतलब ये डॉक्टर टाइप का शिक्षण है, मतलब उसका बीमारी का इलाज कर दिया जाता है उपचार में, मतलब उपचार हो गया। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए उपयुक्त उपागम है, मतलब प्राइमरी 1 to 5 का बच्चा है तो उसको भाषा सिखाने के लिए सबसे अच्छा क्या तरीका हो सकता है। आप मान लीजिए, आप खुद पे लेके क्वेश्चन को बनाइए। मान लीजिए आप 1 to 5 में एक टीचर हैं, तो बच्चा को भाषा कैसे सिखाइएगा प्राइमरी स्तर पे। तो बच्चे के साथ कविता गाना, बच्चे को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। सबसे ज़्यादा कौन ऑप्शन आपको सही लग रहा है? बच्चों को भाषा प्रयोग के सबसे अधिक अवसर देना। भाषा आप प्रयोग करके ही सीख सकते हैं। कितनों आप थ्योरी जान जाइए, खुद पे लेके देखिए, जब तक प्रयोग नहीं कीजिएगा, स्पोकन नहीं आएगा, तो भाषा आप नहीं सीख सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बातचीत एवं संवाद किस भाषा शिक्षण विधि का आधार है? बातचीत और संवाद मतलब कि बातचीत कर रहे हैं, उधर से भी दोनों साइड से बातचीत हो रहा है। बातचीत और संवाद मतलब ये आमने सामने ही हो सकता है, या किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, एक दूसरे से भाषा का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है प्रत्यक्ष विधि है। बातचीत और संवाद क्या है? ये प्रत्यक्ष विधि है। इसके माध्यम से, इस विधि के माध्यम से बालक मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषाएं सीखी जाती है, मतलब डायरेक्ट मेथड है। इसमें व्याकरण का मतलब स्पोकन करने के लिए, मतलब किसी से आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वहाँ मतलब अपनी मातृभाषा के अनुसार ट्रांसलेट करके बोलिएगा तो नहीं बोल पाइएगा आप। तो बातचीत और संवाद जो है प्रत्यक्ष विधि है, इसमें ग्रामर का कोई मेथड नहीं, बस नॉर्मली ग्रामर बताया जाता है। तो बातचीत और संवाद क्या है? ये प्रत्यक्ष विधि है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कानों को प्रशिक्षित करने में उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री है। कान को मतलब प्रशिक्षित करने के लिए कौन सा सामग्री चाहिए? मॉडल तो ये देखने वाला, आँख अच्छा होगा, प्रोजेक्टर ये भी देखने वाला चीज़ है, मानचित्र ये भी देखने वाला चीज़ है, आँख को फायदा होगा। रेडियो पे बच्चा सुनेगा तो वो ज़्यादा कान को फायदा करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका ये सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का उद्देश्य क्या है? आप एक टीचर हैं, पाठ्य पुस्तक के अलावा मतलब और चीज़ उपलब्ध करवा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? बच्चा को मतलब तरह तरह की चीज़, मतलब किताब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसको एक वीडियो दिखा दीजिए या रंगीन पेपर दिखा दीजिए, चार्ट पेपर दिखा दीजिए, तो बच्चा को मतलब उससे रुचि ज़्यादा उत्पन्न होता है। पठन को आसान बनाना, पठन को रुचिकर बनाना, ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा बच्चा तो ज़्यादा फायदा होगा। थर्ड नंबर ऑप्शन में है पाठ्य पुस्तक को पाठ्यक्रम से हटाना, ये तो बिल्कुल गलत है। नंबर 4 ऑप्शन में है उच्चारण सुधारना, ये भी गलत है।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका, सॉरी, पाठ को रुचिकर बनाओ, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा शिक्षक बनने के लिए पहले आपको भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। एक टीचर का भाषा जो है एकदम सुगम होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। आप एक आदर्श स्थापित करेंगे मतलब भाषा का, तो इससे पूरा स्कूल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टूडेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सब चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भाषा शिक्षक बनने के लिए पहले टीचर को अपना भाषा भी सुधारना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भाषा शिक्षण, भाषा आकलन, भाषा शिक्षक के लिए भाषा शिक्षण मतलब खुद उसको भाषा डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डेली सीखना पड़ेगा। एक भाषा टीचर को भाषा शिक्षण बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाषा शिक्षक पाठ्य पुस्तक संसाधन सामग्रियों का उचित उपयोग करके भाषा शिक्षण को सफल बना सकता है। इस दौरान शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कमियों को दूर करने के लिए भाषा शिक्षक के लिए निर्धारित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने का हरसंभव प्रयास करता है। भाषा शिक्षक द्वारा कक्ष में छात्रों को समक्ष स्वयं भाषा प्रयोग या वाचन प्रस्तुत करना आदर्श स्थापित करना चाहिए, जिससे कि स्कूल का वातावरण अच्छा रहे और टीचर उससे सीखे, स्टूडेंट भी उससे सीखे। भाषा शिक्षक को पहले अपने भाषा पे काम करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतत और व्यापक मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है। पहले जान लेते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन है क्या। सतत और व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें शैक्षणिक क्षेत्र और शैक्षणिक क्षेत्र दोनों का सतत मतलब लगातार, व्यापक मतलब विस्तृत मूल्यांकन होता है। बच्चे की हर कमजोरी का पता लगाया जाता है, क्या उसका रुचि है, नहीं है, समेटिव असेसमेंट में कितना नंबर आया, क्लास में कैसा एक्टिविटी है, मतलब बारीक आकलन किया जाता है। उसमें पढ़ाई का भी, खेलकूद का भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी, मतलब एक्टिविटी जो बच्चा करता है, घर पे क्या रूटीन है, सब चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो मूल्यांकन से पहले बच्चे को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना सही है। बच्चे की प्रगति की तुलना उसकी पिछली प्रगति से करना सही है। बच्चे की सीखने की गति व क्षमता के अनुसार ही मूल्यांकन की गतिविधियों का उपयोग करना। हर एक बच्चा के अनुसार इसमें स्टडी बनाया जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है? तो तीनों है ही है, तो कोई नहीं है। तो आंसर जो आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन जो क्लास में होता है। जैसे आपका 45 मिनट का घंटी है, क्लास है, हिंदी का क्लास है, तो उसमें आपको 45 मिनट में ही क्लास में ही बच्चा को एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा को सिखाना है, बच्चा का सुधार करना, बच्चा को क्या डिफ़िकल्टी हो रहा है उसका पता लगाना है। तो बच्चा को सिखाने के लिए जो आकलन होता है क्लास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही, उसी को कहते हैं रचनात्मक आकलन। अरे एक होता है योगात्मक आकलन, जो कि मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, वो होता है योगात्मक आकलन। ये जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही होता है। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन मतलब अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही होगा मूल्यांकन। उपचारात्मक भी है, क्लास में कुछ बीमारी का उसका पता चला, मतलब कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्लास में इसका इलाज हो गया, तो जो उपचारात्मक भी है। प्रतिक्रिया केंद्रित भी है, तुरंत प्रतिक्रिया भी मिल जाता है कि हमको ये समझ नहीं आया, नहीं, इसमें टीचर स्टूडेंट दोनों का मतलब कमजोरी का पता चल जाता है, प्रतिक्रिया भी पता चल जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये 4 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उचित उपागम है। प्राइमरी के लिए सबसे अच्छा क्या उपागम है? बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार रखना, ये ऑप्शन भी सही है। देखते हैं, सबसे ज़्यादा सटीक ऑप्शन को मारना है। विद्यार्थियों को सर्वाधिक कम अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, कम अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, ये तो सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4, कक्षा के पाठ पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। ऑप्शन नंबर 4 तो ये भी गलत है, पाठ पुस्तक पे फोकस कर रहा है।
तो आपको यानी 3 नंबर ऑप्शन और ये 4 नंबर ऑप्शन दोनों में सही लग रहा है, लेकिन ज़्यादा सही कौन है? तो ज़्यादा सही इसमें, ज़्यादा सही इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 है। विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। सॉरी, प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्वाधिक अधिक उपागम क्या है? विद्यार्थियों को सभी अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करवाना नहीं। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे को भाषाई क्षमता विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर अवसर देना। जितना ज़्यादा अवसर देगा, जितना ज़्यादा भाषा बच्चा एक दूसरे से संप्रेषण करेगा, तो भाषा सीखने का मेन उद्देश्य ही होता है। हिंदी पेडागोजी का मेन थीम है कि बच्चा को बोलने, लिखने और पढ़ने में सक्षम बनाना है। तो वो कैसे होगा? प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट आल्सो। मतलब जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, तो ये बात बच्चा पे भी लागू होता है। जो बच्चा जितना ज़्यादा बोलेगा वो उतना ज़्यादा सीखेगा, तो अधिक से अधिक अवसर मिलेगा भाषा प्रयोग का। तो वो ऑप्शन नंबर ये आपका ऑप्शन नंबर ये आपका 3 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा शिक्षण की आगमन विधि है। भाषा शिक्षण की आगमन विधि क्या है? भाषा शिक्षण में एक होता है आगमन विधि, एक निगमन विधि। आगमन विधि में जो है बच्चा को उदाहरण से नियम की ओर ले जाया जाता है, मतलब सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। निगमन विधि में इसका अपोजिट होता है, पहले बच्चा को नियम ही बता दिया जाता है, जो कि हाई क्लास के लिए होता है। 1 to 5 में ये नियम लागू नहीं होता है। मतलब बच्चा के लिए सबसे अच्छा विधि कौन से है? पहले एग्जाम्पल दीजिए। जैसे बच्चा को आम के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा को पहले आम का फिगर दिखाइए, एग्जाम्पल दीजिए, तब उसके बारे में कुछ लिखाइए, बताइए, तो बच्चा को ज़्यादा समझ में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? नियम से उदाहरण की ओर, ये तो निगमन विधि है। नौ से नियम, नौ से निगमन खत्म हो गया, निगमन विधि है। कठिन से सरल की ओर, ये भी निगमन विधि है। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त मतलब आसान से, मतलब मूर्त मतलब क्या? जैसे सेब के बारे में बता रहे हैं, बच्चा को पहले सेब का टुकड़ा दिखाए या उसका कुछ चार्ट पेपर दिखाए, तो मतलब मूर्त से पहले उसको एग्जाम्पल दिए, उसके बाद परिभाषा लिखा रहे हैं, अमूर्त की ओर ले जा रहे हैं, मतलब जो बच्चा के सामने नहीं है, तो ज़्यादा समझेगा। बच्चा को ऐसे भी मतलब कुछ पढ़ाने के लिए मूर्त से अमूर्त ही पढ़ाना चाहिए, मतलब जो पहले बच्चा देख लेता है तो ज़्यादा फोकस करता है। अमूर्त चिंतन का विकास मतलब वो 12 साल के बाद होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये 3 सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले अपडेट में।